हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसपी टेक मैथ। आई एम सुनील बंसल। लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने का मेथड सीखा था। अब वहां पे हमने दो चीजें देखी थी कि कभी भी हमें आइगन वैल्यूज मिलती है तो उसके लिए मुझे आइगन वेक्टर्स, ऐसा हो सकता है कि कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है और जो आइगन वेक्टर्स है मुझे वो आइगन वैल्यूज के इक्वल नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स काउंटिंग में। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, अब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वहां से हम देखेंगे कि जब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की काउंटिंग डिफरेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं और जब इक्वल होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो मैं तीन स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे, राइट। लेट ए बी a n cross n matrix, then these three statement are equivalent. First statement क्या है, lambda is an eigen value of a. Okay, second statement, determinant of a minus lambda I equal to 0. And third statement, lambda is a root of characteristic polynomial delta t of a. तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपस में कैसे इक्विवेलेंट हैं। मुझे कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है ए, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं बोलता हूं लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो ए वी इक्वल टू लैम्डा वी होगा। जब आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मुझे नॉन जीरो आइगन वेक्टर भी मिलेगा v, तो ए वी इक्वल टू लैम्डा वी लिख सकता हूँ। सेकंड में वो बोलता है डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज जीरो। इस वाली कंडीशन से हमने ये क्लियर देखा था कि a माइनस लैम्डा आई इंटू वी यदि जीरो है और v नॉन जीरो सॉल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विल बी जीरो, राइट। थर्ड कंडीशन, लैम्डा इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा t ऑफ a। जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते थे किसी भी मैट्रिक्स का तो आप क्या करते थे, टी आई माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो, और जब आप टी की जगह लैम्डा रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट जीरो। किसकी इक्वल आ गया, इसके। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। यदि वो कोई भी एक चीज कहता है तो सिंपल सा मतलब यही है कि लैम्डा उसकी एक आइगन वैल्यू है। ओके, अब यहां से लैम्डा आइगन वैल्यू है तो हम किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने क्या करा, किसी भी आइगन वैल्यू के लिए जैसे मैं आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहा हूं वो आइगन वेक्टर्स कलेक्ट करके मैंने एक सेट बनाया और देखिए क्या कहा उसे। सपोज करिए लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू गिवन है मुझे, सेकंड प्रॉपर्टी अब मैं बता रहा हूं आपको। लैम्डा आइगन वैल्यू है, उसके लिए मैंने एक सेट बनाया ई लैम्डा और इसमें वो सारे वेक्टर आ गए सच दैट ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, और ऐसा लिख सकते हो आप ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू जीरो। मुझे वो वेक्टर चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, क्लियर है। तो ईच आइगन वैल्यू के लिए मैं वो सारे वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ये जो सेट मैंने बनाया है इस सेट को बोलते हैं आइगन स्पेस, आइगन स्पेस, या आप ऐसा बोल सकते हैं सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। यही करते थे हम जब कोई हमें होमोजेनियस सिस्टम गिवन करता था, वो ax इक्वल टू जीरो, तो हम बोलते थे सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ax इक्वल टू जीरो। वो क्या होता था, इसी तरह का सेट होता था। तो ये क्या हो जाएगा, आइगन स्पेस हो जाएगा, ये सॉल्यूशन स्पेस ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब ये जो आइगन स्पेस होता है ये एक सब स्पेस फॉर्म करता है, किसकी, वेक्टर स्पेस की, जो भी आपको वेक्टर स्पेस गिवन है जहां से ये v आएगा। अब इसमें जो जीरो वेक्टर है वो तो ऑलरेडी होगा क्योंकि जीरो तो इसे ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, बट जीरो के अलावा कोई भी वेक्टर यदि इसे सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। अब मैंने एक चीज और आपको बताई थी, अब इसमें कोई भी एक वेक्टर आया v, तो
उसके सारे के सारे स्केलर मल्टीपल होने चाहिए। सब स्पेस यही कहता है कि यदि v उसके अंदर है तो अल्फा v भी होना चाहिए। अब यदि अल्फा v इसके अंदर होगा तो अल्फा v क्या होना चाहिए, आइगन वेक्टर होना चाहिए। देखिएगा आपने लैम्डा आइगन वैल्यू मान ली और v क्या मान लिया, आइगन वेक्टर मान लिया। तो यहां से आप क्या कहोगे, av इक्वल टू लैम्डा v। अब आप क्या कर रहे हो, v का स्केलर मल्टीपल कर रहे हो। v का स्केलर मल्टीपल करा a इंटू अल्फा v इक्वल टू, इधर भी आपने ऐसे लिख लिया लैम्डा इंटू अल्फा v। अब ये देखो अल्फा v यहाँ है, अल्फा v यहाँ है। यदि इसे आप एक नया वेक्टर कह दो a u इक्वल टू लैम्डा u, तो क्या हो गया, u भी तो आइगन वेक्टर हो गया। दैट मीन्स कि यदि v आइगन वेक्टर है तो उसके नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल भी सारे के सारे क्या होंगे, आइगन वेक्टर होंगे। क्योंकि हम आइगन वेक्टर की बात कब करते हैं, जब वो नॉन जीरो हो, तो अल्फा को आप जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात। कोई भी वेक्टर आपको दिया है और कहा है कि वो एक आइगन वेक्टर है, तो उसके जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे वो भी सारे उसके आइगन वेक्टर होंगे, राइट। तो ये जो सेट होता है ये होता है आइगन स्पेस। अब इस सेट की हेल्प से मैं आपको दो डेफिनेशन डिफाइन करता हूं। पहली डेफिनेशन है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और दूसरी डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब ये दोनों क्या होती हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, आपने a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 सॉल्व किया, यानी कि आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट फाइंड आउट कर लिए और वे आ जाते हैं इस तरह से n ऑर्डर की मान लेते हैं मैट्रिक्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n। अब इसमें ये जो n आइगन वैल्यूज है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि n की n नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू हो। तो हम बात करते हैं दोनों के लिए, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड। कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है, ओके, कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है वो क्या होती है, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। यानी कि यदि मैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा निकालूं तो मुझे ये निकालना होगा हाउ many times lambda is repeated। ठीक है, कि लैम्डा कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार रिपीट हुई है आइगन वैल्यू वही क्या हो जाएगी, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। अब कोई भी आइगन वैल्यू यदि केवल एक बार आ रही है तो उसे आप बोलते हो इफ am इक्वल टू 1 देन आइगन वैल्यू इज कॉल्ड सिंपल। यदि कोई केवल एक बार आइगन वैल्यू आई है, वो रिपीट नहीं हुई है, तो आप उस आइगन वैल्यू को क्या बोलोगे, सिंपल। और यदि कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो कैसी होगी, सिंपल नहीं होगी। फिर उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आप डिफाइन करोगे जितनी भी बार वो रिपीट हो रही है। अब मेन बात आती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है क्या, अभी मैंने आपको बताया कि ये मैंने सेट डिफाइन करा है आइगन स्पेस और ये सब स्पेस बनाता है। तो इस आइगन स्पेस की आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो कि इसके अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे किसके अंदर, आइगन स्पेस के अंदर, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, वही क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की यदि मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा। ठीक है, हमने कल देखा था कि कोई आइगन वैल्यू यदि एक बार रिपीट हो रही है, एक बार आ रही है, तो उसके लिए मुझे एक आइगन वेक्टर तो जरूर मिलना है। आप इस वाली प्रॉपर्टी से भी कह सकते हो ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, ये मुझे यहाँ सजेस्ट करती है कि यदि लैम्डा आइगन वैल्यू है तो उसके लिए मुझे एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर तो जरूर मिलेगा। तो यदि केवल लैम्डा एक ही बार आ रही है तो आपको एक आइगन वेक्टर तो कंफर्म मिल गया। यानी कि यदि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 1 है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। अब बात आती है जब आपकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 से ग्रेटर हो, दैट मीन्स आइगन वैल्यू रिपीट हो रही हो। कल हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें डायगोनल में 2 था, अपर पोजीशन पे 1 था, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। उसके लिए हमें केवल एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा था।
जबकि आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही थी। तो हो सकता है कि जो मुझे आइगन वेक्टर्स है, आपने कल वाले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि मुझे केवल एटमोस्ट कितने आइगन वेक्टर की जरूरत है, जितनी बार उसकी आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही है या जितनी उसकी आइगन वैल्यूज है। यदि कोई आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है तो मुझे उन आइगन वैल्यूज के लिए एटमोस्ट 2 आइगन वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। 2 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो जितने मिल रहे हैं उतने सफिशिएंट है। अब बात आती है यदि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसी हो, 1 से ग्रेटर हो। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 से कैसी हो गई, ग्रेटर हो गई। पर जो ज्योमेट्रिक है वो तो अलजेब्रिक से एक्सीड नहीं कर सकती, यानी कि ज्योमेट्रिक में नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स जितनी बार कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। हो सकता है उससे कम हो बट उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे, यानी कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यहीं से स्टेटमेंट आता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी can never exceed algebraic multiplicity। ओके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब इसी में एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक मेथड तो हो गया आपके पास कि आप ये सारे के सारे वेक्टर्स निकालो, आइगन वेक्टर्स, और फिर उसमें से ये चूज करो कि कितने वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने कल मेथड भी डेवलप किया था कि जितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से करके बारी बारी से वैल्यू पुट करोगे तो आइगन वेक्टर्स कैसे मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। बट फिर भी यदि मैं इस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर एलआई वेक्टर्स काउंट करने हैं, राइट। और यदि आपको आइगन वेक्टर्स ही निकालने पड़े तो वो थोड़ा सा हैवी काम हो जाएगा। बट मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे केवल अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी काउंट करनी है कि वो बराबर है या नहीं है। तो वो देखिए किस तरह से करेंगे। अभी हमने बताया कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा है, और ये वाला सेट क्या है, सॉल्यूशन स्पेस है। यदि आप सेकंड चैप्टर में रिकॉल करो Ax इक्वल टू 0 का जब मैं W सॉल्यूशन स्पेस बनाता था x सच दैट Ax इक्वल टू 0, तो इसके अंदर वो सारे वेक्टर्स आ जाते थे जिनके लिए मुझे फ्री वेरिएबल मिलते थे। या यदि मुझे डायमेंशन निकालनी हो इसकी तो मैं क्या करता था, Ax इक्वल टू 0 या A जो मैट्रिक्स होती थी उसे इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करता था, और इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फ्री वेरिएबल निकालता था कितने हैं। फ्री वेरिएबल कौन से होते थे, जिनके लिए मुझे पाइवोट नहीं मिलता। जिनके लिए पाइवोट मिल गया वो तो क्या बना देंगे, रैंक बना देंगे। क्लियर है। तो इसमें भी मुझे यही करना है क्योंकि ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन स्पेस है किसका, a माइनस लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 0। तो यहां से फ्री वेरिएबल देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज करो जो a माइनस लैम्डा है उसे आपने इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसकी रैंक कितनी आ गई, a माइनस लैम्डा आई की कुछ भी रैंक आ गई, k आ गई मान लीजिए। ठीक है, तो जो फ्री वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे, n माइनस के, क्योंकि टोटल वेरिएबल कितने हैं n, v के अंदर n वेरिएबल है, और रैंक कितनी आई है मैट्रिक्स की k। तो जो बाकी बचे हुए वेरिएबल होंगे वो सारे फ्री होंगे, यानी कि n माइनस के फ्री वेरिएबल होंगे। तो यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हो n माइनस के, यानी कि n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी काउंट करा देगा कि कितनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, राइट, विदाउट कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर। आपको ये पता चल जाएगा कितने आइगन वेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, ये वाला फॉर्मूला अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब आपको डायगोनलाइजेशन की बात करनी है तो आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यही दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं होगी, राइट। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहा है उसने, सपोज करिए ए कोई भी एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है। ए आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। तो यदि आपको ए की पावर्स, पॉजिटिव पावर्स की आइगन वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी। सपोज करो आपको ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। मुझे यहां से पता है कि यदि लैम्डा आइगन वैल्यू है तो इससे ये इंप्लाई होता है ए बी इक्वल टू लैम्डा बी।
अब मुझे फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू। देखिए ए स्क्वायर वी इक्वल टू ए ऑफ ए वी, मैंने जो आइगन वेक्टर है वो वही वाला लिया जो इसके साथ है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी वी की हेल्प से मैं ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए और फिर वी की प्रोडक्ट कर दी, तो ए वी इक्वल टू क्या है लैम्डा वी, लैम्डा क्या है स्केलर बाहर आ जाएगा, लैम्डा ए वी फिर से आप क्या रख सकते हो लैम्डा वी, कितना आ गया लैम्डा ऑफ लैम्डा वी, दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर वी। यहां से आपको क्या मिला ए स्क्वायर वी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी, यानी कि यदि लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी विद सेम आइगन वेक्टर, राइट। इसी तरह से यदि आप इंडक्शन अप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन वी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा की पावर एन वी, यानी कि यदि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी, ए की पावर एन की आइगन वैल्यू लैम्डा टू दी पावर एन होगी। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यदि आपको ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता है तो आप ए की सारी पॉजिटिव पावर्स वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ए की आइगन वैल्यू की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बार बार ए स्क्वायर ए क्यूब इन सब की आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? यहां तक तो हो गई पॉजिटिव पावर्स की बात। यदि नेगेटिव पावर्स की बात करूं, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है ए इनवर्स की आइगन वैल्यू ए की पावर -2 ए की पावर -3, इस तरह से आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी नेगेटिव पावर्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टेबल होनी चाहिए, तभी मैं उसकी नेगेटिव पावर्स की आइगन वैल्यू की बात कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। जबकि पॉजिटिव पावर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे लैम्डा कुछ भी हो आप ए की पावर एन की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए की आइगन वैल्यू के। बट यदि नेगेटिव पावर्स में जाना हो तो देखिए कैसे करेंगे। सपोज करो ए आपकी कोई मैट्रिक्स है और उसके लिए आपको एक आइगन वैल्यू मिली हुई है लैम्डा प्राइम, आइगन वैल्यू मिली है तो एक आइगन वेक्टर भी मिलेगा। मान लिया कि ए वी प्राइम आइगन वेक्टर है, लैम्डा प्राइम वी प्राइम। अब क्योंकि ए कैसी है इन्वर्टेबल है तो आप क्या करो इस पे इनवर्स ऑपरेट कर दो। इनवर्स ऑपरेट आपको करने पे क्या मिला ए इनवर्स ए वी प्राइम इक्वल टू लैम्डा प्राइम ए इनवर्स वी प्राइम, राइट। ए इनवर्स से ए इनवर्स कैंसिल होगी, इसने बना दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैंसिल नहीं होगा प्रोडक्ट होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी उसने। यहाँ पे क्या आ गया v प्राइम इक्वल टू लैम्डा प्राइम ए इनवर्स v प्राइम। लैम्डा क्या है नॉन जीरो क्वांटिटी है तो अपोन में लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिला a इनवर्स v प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा प्राइम v प्राइम। देखिए a इनवर्स इंटू आइगन वेक्टर इक्वल टू सम स्केलर इंटू आइगन वेक्टर, तो a इनवर्स के लिए आइगन वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन लैम्डा प्राइम फॉर सेम आइगन वेक्टर v प्राइम। तो इसी तरह से आप a की पावर -2 a की पावर -3 इन सब के आइगन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला a की आइगन वैल्यू यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n है और लैम्डा i नॉट इक्वल टू 0, सारी की सारी नॉन जीरो है, तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 डॉट डॉट 1 अपॉन लैम्डा n। इसी तरह से a की पावर -n की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा 1 की पावर n 1 अपॉन लैम्डा 2 की पावर n डॉट डॉट 1 अपॉन लैम्डा n की पावर n। ठीक है, इस तरह से आप आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और वो मैट्रिक्स कैसी है आपस में सिमिलर है, यानी कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की और एक दूसरी मैट्रिक्स है b भी n क्रॉस n की, और हम कह रहे हैं कि a एंड b आर सिमिलर। तो हमने क्या करा b इक्वल टू p इनवर्स a p, यही है सिमिलरिटी की डेफिनेशन कि यदि कोई मैट्रिक्स b a के सिमिलर है देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p, there exists non-singular matrix P such that B equal to P inverse A P।
then B similar to A and A similar to B, करेक्ट। अब क्या करना है हमें इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में बात करनी है। आइगन वैल्यूज के बारे में यदि बात करें तो हम क्या दिखा दें कि जो a माइनस लेमडा ई डिटर्मिनेंट है वो दोनों का सेम है। ओके, तो हमने क्या करा, b माइनस लेमडा आई फाइंड आउट करा, कितना होगा b माइनस लेमडा इक्वल टू p इनवर्स a p माइनस लेमडा आई। अब क्योंकि p कैसी है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो p इनवर्स a p, आई की जगह मैंने लिख लिया p इनवर्स p, लेमडा p इनवर्स p। अब लेमडा तो स्केलर है, चाहे आप बीच में लिख लो चाहे आप पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसे लिखा p इनवर्स a p माइनस p इनवर्स लेमडा p। अब p इनवर्स पहले है तो p इनवर्स कॉमन ले लिया, p इनवर्स a p माइनस लेमडा p। अब p सेकेंड पोजीशन पे है तो आपकी बात p कॉमन ले लिया इसमें से, तो p आएगा यहाँ पर p इनवर्स a माइनस लेमडा आई इंटू में p। ये किसकी वैल्यू हो गई, b माइनस लेमडा आई की। अब दोनों तरफ आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ले लो, ये हो गया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि यदि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हो रही है और वो कैसी है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो आप उनका डिटर्मिनेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट p इनवर्स इंटू में डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इंटू में डिटर्मिनेंट p। डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p का इनवर्स होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट p। इससे ये कैंसिल होके 1 दे देगा, ठीक है। बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस लेमडा आई इक्वल टू आ गया डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई। a माइनस लेमडा आई क्या दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a, और b माइनस लेमडा आई क्या दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। उसने दिखाया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a। तो मुझे यहां से क्या रिजल्ट मिला, CH a इक्वल टू CH b। अब जब CH a इक्वल टू CH b होगा तो दोनों की आइगन वैल्यू भी कैसी मिलेगी, क्योंकि इनके जो रूट होंगे वही आइगन वैल्यू होगी। तो जो सिमिलर मैट्रिसेस हैं उनकी आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट वो बराबर होते हैं। तो यहां से मुझे ये मिलता है, लिख देता हूं मैं, इफ b is similar to a then b and a have same eigenvalues no matter how b is singular or non singular। कोई मतलब नहीं है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, बस ये होना चाहिए कि सिमिलर हैं तो उनके लिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, तो कोई भी दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो उनके लिए क्या होगा, आइगन वैल्यूज बराबर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपकी कोई मैट्रिक्स A है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल A माइनस लेमडा आई है, तो जो A ट्रांसपोज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी। A आपकी कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो इसकी CH क्या होती है, A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, ये होती है किसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो मुझे निकालना है A ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ठीक है। तो A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है, और आपको पता है कि यदि मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो यहां से मैंने क्या करा, A माइनस लेमडा आई, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो उसका भी डिटर्मिनेंट बराबर होगा। और ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज, लेमडा क्या है स्केलर, उसका ट्रांसपोज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो एज इट इज रह जाएगी। तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई, ये क्या है, किसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A प्राइम, और ये किसका है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि A और A ट्रांसपोज ये दोनों सेम आइगन वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो दोनों बराबर होंगे, करेक्ट। जो आइगन वेक्टर्स की बात है उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि दोनों के आइगन वेक्टर्स सेम होंगे, बट आइगन वैल्यूज दोनों की सेम होंगी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। इसमें क्या है, अब हमारे पास स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। स्पेशल टाइप में क्या है, या तो मैट्रिक्स आपकी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन स्पेशल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आप विदाउट सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या विदाउट सॉल्विंग a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, कोई भी आपकी यदि मैट्रिक्स है A और वो इस टाइप की है, मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में ले रहा हूं, उसमें डायगोनल वाला केस भी डिस्कस हो जाएगा। A11 A22 डॉट डॉट AN, या तो इसके ऊपर 0 है या फिर नीचे 0 है, दोनों केस हो जाएंगे अपर और लोअर के। और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है और इसकी आइगन वैल्यूज क्या है। तो आप क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इसे 0 रखते हैं तो आपको आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं। a माइनस लैम्डा आई 0 रखोगे तो क्या होगा, जब आप माइनस लैम्डा आई करोगे तो इन सबके डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो जाएगा और फिर आप करोगे इसकी प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, दो केस बनते हैं, यदि अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है तो नीचे की तरफ 0 करोगे तो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करोगे, और यदि लोअर ट्रायंगुलर है तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करोगे, क्योंकि अदर एंट्री 0 हो जाएंगी, केवल फर्स्ट एंट्री के लिए आपको एक्सपेंड करना होगा। तो जब आप फर्स्ट एंट्री के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से a11 माइनस लैम्डा a22 माइनस लैम्डा एंड डॉट डॉट an माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपने कैलकुलेट करा तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आ गई, a11 a22 डॉट डॉट an, और ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट ही है। तो यहां से मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है कि यदि मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वही क्या हो जाएगी, उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो डायगोनल अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के केस में क्या होता है, आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने भी डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हमें देखते ही पता चलता है कि आइगन वैल्यूज क्या हो सकती हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसकी रोज का सम या फिर कॉलम्स का सम क्या आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है। मैंने क्या करा, ए एक मैट्रिक्स ली, a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n एंड an1 an2 डॉट डॉट ann। अब क्या करा मैंने, इसकी जो रोज है उनका सम कर दिया। मैं रोज का सम लेके चल रहा हूँ, कॉलम के सम से भी हो सकता है ये। यदि मैं रोज का सम लिया और ये मान लिया k है, ये भी k है, ये भी किसी भी एक स्केलर के इक्वल आ गया, फिक्स आ गया, तो मैं ये कहता हूं कि k इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखिए कैसे कहता हूं, अब यदि k आइगन वैल्यू है तो जो डिटर्मिनेंट है a माइनस लैम्डा आई, ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए फॉर लैम्डा इक्वल टू k के लिए, राइट, यानी कि a माइनस के आई ये क्या हो जाना चाहिए, 0। अब मुझे ये बताना है कि ये कैसे 0 होगा। यदि मैं इसे 0 कर पाया तो जो मैं बोल रहा हूँ कि केस की एक आइगन वैल्यू होगी वो सही हो जाएगा, और यदि 0 नहीं हुआ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। तो देखिए कैसे करना है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें और वो काफी बड़े ऑर्डर का हो तो हम क्या करें, उसे पहले इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इक्लन फॉर्म में भी कैसे, हमें किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि करना है तो वो वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए बाहर ले लेंगे। डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो यहां से मुझे वही ऑपरेशन लगाने, 3 ऑपरेशन जो बताए हैं, और मुझे ये बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या कर सकते हैं हम, उसकी किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को यदि मैंने 0 कर दिया तो पूरा डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये मैट्रिक्स है, इसमें से मैंने क्या करा, डायगोनल में से k माइनस कर दिया, तो ये मैट्रिक्स कहाँ कन्वर्ट हो गई,
A11 माइनस के A12 डॉट डॉट A1n A22 माइनस के डॉट डॉट A2n AN1 AN2 डॉट डॉट ANN माइनस के। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। मैंने क्या करा, जो फर्स्ट वाला कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है उसे रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम प्लस बाकी सारे के सारे कॉलम। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट हो। मैंने क्या करा, जो C1 है उसे रिप्लेस करा C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn, सारे के सारे कॉलम आपस में ऐड कर दिए। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस डॉट डॉट A1n, और उसी का सम मैंने क्या दिया है, के दिया है, यानी कि A11 प्लस A12 प्लस के A1n माइनस के, और बाकी सारे के सारे ऐसे A12 A1n तक। इसी तरह से यहाँ पे A21 फिर A22 A23 और डॉट डॉट A2n और माइनस के A22 A2n माइनस के। इसी तरह से नीचे की एंट्रीज आ गई, और आगे A22 माइनस के और A2n, आगे की एंट्री इस तरह से चलती रही। अब देखो हमने कहा है कि फर्स्ट रो का सम k है, सेकेंड रो का सम भी k है, लास्ट वाली रो का सम भी k है। तो जब इन एंट्रीज का सम k है और इन एंट्रीज का सम भी k ही होगा, यहां से माइनस k कर दूं तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की 0, फिर सेकेंड वाली रो में फर्स्ट एंट्री क्या होगी 0, इसी तरह से थर्ड वाली रो में भी 0, लास्ट वाली रो में भी 0। दैट मीन्स कहने का क्या हुआ कि इस वाले डिटर्मिनेंट में ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है ये सारी की सारी 0 हो गई, और जब किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा इक्वल टू k इज एन आइगन वैल्यू। अब बात आती है आइगन वेक्टर की कि आइगन वेक्टर क्या होगा। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना। तो मैं क्या करता हूँ, AV इक्वल टू KV, मैं तो k के लिए बात कर रहा हूँ। अब ये क्या है, k सम है किसका, रोज का, यानी कि सारी की सारी रोज को सम कर दूं तो वो क्या आ जाए, k कॉमन आ जाए उसमें से। यदि मैं v की वैल्यू इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट 1 1 1 ले लेता हूँ तो देखिए क्या होगा, a की v से प्रोडक्ट, दैट मीन्स 1 1 1 डॉट 1, इससे प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब मैं a की v से प्रोडक्ट करूंगा तो फर्स्ट रो की इसके कॉलम से प्रोडक्ट, तो क्या होगा A11 इंटू 1 A11, A12 इंटू 1 A12, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे और उनका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, और सम कितना आ जाएगा k। फिर इसी तरह से सेकेंड रो के लिए मल्टीप्लाई करी, वो भी क्या किया k। इसी तरह से लास्ट वाली रो के लिए k। ये आ गया एक वेक्टर, k कॉमन ले लिया तो फिर से क्या बच गया 1 1 डॉट डॉट 1, यानी कि ये आ गया के वी। तो यदि कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी रोज का सम यदि के आ रहा है, ठीक है, ईच रोज का सम, तो उसके लिए आइगन वेक्टर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1 1 1, या आप डायरेक्ट लिखोगे कि 1 1 1 इज एन आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू के। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आप देखते ही फाइंड आउट कर सकते हैं। वो करता क्या है, आपको एक मैट्रिक्स देता है और पूछता है कि इसकी आइगन वैल्यूज बताओ, या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बताओ, या फिर ट्रेस बताओ, और उसने एक आइगन वैल्यू दे दी, ठीक है, दो आइगन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक आइगन वैल्यू आपको देखते ही पता चल गई कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। जैसे मैं एक लिखता हूं आपको, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 2 1, राइट। उसने कहा कि इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू क्या है -1, ओके, और दूसरी आइगन वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगी। अभी हमने रिजल्ट नहीं पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं यदि मैट्रिक्स गिवन है, बट यदि अभी इस लेवल पे यदि आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कैसे निकलेगा, बस तभी निकाल सकते हो जब आपको आइगन वैल्यूज पता हो। तो एक आइगन वैल्यू उसने गिवन कर रखी है, दूसरी आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे। इस मैट्रिक्स में आप देखो जो 1 + 2 3 और 2 + 1 3, ठीक है,
तो 3 इसकी एक आइगन वैल्यू हो गई और एक आइगन वैल्यू उसने दी है -1। तो यदि वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो कितनी आ गई है -3। सम ऑफ आइगन वैल्यू पूछे वो तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। और यदि वो पूछे सम ऑफ आइगन वैल्यू तो वो कितना हो गया 2 हो गया। तो आपने इस मैट्रिक्स को बिना सॉल्व किए, उसने एक आइगन वैल्यू आपको बता दी -1 है, दूसरी मैंने खुद कैलकुलेट कर ली कि 1 + 2 3 है, 2 + 1 3 है, तो 3 इसकी एक आइगन वैल्यू कंफर्म होगी। तो मुझे 2 आइगन वैल्यू चाहिए थी, एक उसने दी, एक मैंने खुद कैलकुलेट कर ली। तो क्या मिल गया मुझे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू भी मिल गया और सम ऑफ आइगन वैल्यू भी मिल गया। वो इस तरह का क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन हो गया, वो 3x3 की मैट्रिक्स में देता है जिसमें आप आइगन वैल्यूज फाइंड आउट ना कर पाओ। ठीक है, अभी हम कुछ एक रिजल्ट पढ़ेंगे इन दोनों चीजों पे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो उस रिजल्ट के पढ़ने के बाद आपको एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, और उसमें आप देखिएगा कि आप इस वाली मेथड को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 9th प्रॉपर्टी है वो इसी चीज पे है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका आप किस तरह से यूज करेंगे, या आप किसी भी पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से देख के कैसे बता सकते हैं, मैट्रिक्स से देख के कैसे बता सकते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डायरेक्ट क्या होगा। देखिए, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की, तो आपने क्या करा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या करा, ti माइनस ए का डिटर्मिनेंट 0 रखा। ओके, जब आप ti माइनस ए का डिटर्मिनेंट 0 रखोगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक n डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, पोलिनोमियल मिल जाएगा। किस तरह से, t की पावर n-1 प्लस a1 t की पावर n-1 प्लस a2 t की पावर n-2 डॉट डॉट an, ओके, इक्वल टू 0। ये हो गया डेल्टा t। अब इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। मैंने मान लिया वो जो n रूट हैं वही क्या होंगे, इसकी आइगन वैल्यूज होंगे। मान लिया कि n रूट क्या है, t माइनस λ1 λ2 λn रूट हैं, तो क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन के फैक्टर ये हो जाएंगे t माइनस λ2 डॉट डॉट t माइनस λn। यहाँ पे λ1 λ2 λn ये क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई किसकी, ऑफ ए। अब मुझे यहाँ से रिलेशन डेवलप करना है थोड़ा कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा। देखिए, कोई भी इस तरह से यदि मैट्रिक्स लिखी, कोई भी इस तरह से यदि इक्वेशन लिखी रहती है, तो आप उसके रूट की हेल्प से ये a1 a2 डॉट डॉट an फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू देखिए क्या आती है, a1 इक्वल टू होता है माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ रूट्स, और माइनस के सम ऑफ आइगन वैल्यूज। कल जब हमने डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए पढ़ा था, तो हमने वहां इक्वेशन बनाई थी t की पावर n माइनस a1 t की पावर n-1 प्लस a2 t की पावर n-2, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहा, फिर बाद में -1 टू दी पावर n an। यदि मैं वहां से कंपैरिजन करूं, जो a1 है वो किसके इक्वल है इस वाली इक्वेशन में, माइनस के ट्रेस ऑफ a के इक्वल है। फिर से समझिए, कल हमने एक जनरल मेथड पढ़ा था कि कोई भी यदि मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। हमने बताया था t की पावर n से आप स्टार्ट करेंगे, माइनस a1 t की पावर n-1, जहां पे a1 क्या होता है, ट्रेस ऑफ a या सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1। फिर नेक्स्ट वाले में प्लस करते हैं सम ऑफ प्रिंसिपल ऑर्डर 2। ठीक है, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह से लास्ट वाले में हम लेके चलते हैं कि सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर n, जो क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट, यानी कि -1 टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। उसी वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a1 क्या हो गया, माइनस के ट्रेस ऑफ a के इक्वल हो गया, इक्वल टू माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया यहाँ से, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू
सम ऑफ आइगन वैल्यूज। दैट मीन्स यदि आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और वो आपसे सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, भारी भरकम सी मैट्रिक्स दी हुई है 6 क्रॉस 6 की, और पूछ रहा है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है। अब आप वहां आइगन वैल्यूज तो निकाल नहीं सकते एकदम, तो आइगन वैल्यूज क्या होगी, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा। आप ए का ट्रेस कर दीजिए। फिर दूसरे केस में उसने क्या कहा कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन करी ए और उसकी आइगन वैल्यूज दे दी और पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो कि ट्रेस ऑफ ए कितना होगा। अब आपको तो मैट्रिक्स नहीं दी तो डायगोनल एलिमेंट कहां से लाओगे, डायगोनल होते तो आप ट्रेस निकाल देते, बट यदि आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं पता है, मैट्रिक्स नहीं पता है, बट आइगन वैल्यूज पता है, तो आप ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालोगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज से। ओके, अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे। हमें बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की। यदि उसी इक्वेशन से कंपैरिजन करूं तो a की पावर n किसके इक्वल होगा, a की पावर n इक्वल होगा -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। बट इस इक्वेशन में यदि मुझे a n निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा -1 टू द पावर n प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, कोई भी आपकी n डिग्री की इस तरह से जनरल इक्वेशन है तो जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या किसके इक्वल होती है, -1 टू दी पावर n प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो भी इस इक्वेशन के रूट हैं जो हमें पहले से पता है। तो आप इन दोनों की कंपैरिजन कर दो तो क्या आ जाता है, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कर दो। तो आपको यदि कभी भी कोई पूछे कि डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो, या फिर ऐसा हो कि आपके पास ए की आइगन वैल्यूज पता चल जाए, आप ए की आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट कर दो, तो उससे भी क्या मिल जाएगा, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। यहां से मुझे सिंपल पता चलता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक भी आइगन वैल्यू 0 हो गई तो वो मैट्रिक्स मेरी कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत कम लेक्चर्स में मिलेगी, बहुत कम क्लासेस में मिलेगी। प्रॉपर्टी है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए और दूसरी मैट्रिक्स बी, इन दोनों में से कोई सी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दैट मीन्स ए आपकी n क्रॉस m की है और बी मैट्रिक्स आपकी m क्रॉस n की है, तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर सकते हैं, ए बी की भी और बी ए की भी। तो मैं यहाँ बात करता हूँ ए बी और बी ए की आइगन वैल्यूज के बारे में। ए की आइगन वैल्यू की आप बात नहीं कर सकते, ना ही बी की आइगन वैल्यू की बात कर सकते हैं, बट ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू की बात कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ से देखें, जब आप ए बी करेंगे तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी और ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज दोनों की बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसका ऑर्डर m है और इसका ऑर्डर n है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि n और m हमेशा बराबर हो, n m हमेशा बराबर हो गए तो मे बी पॉसिबल कि इनकी आइगन वैल्यूज बराबर हो, अभी हम चेक करेंगे। बट यदि बराबर नहीं है तो इनकी आइगन वैल्यूज के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। हमने मान लिया कि एक आइगन वैल्यू इनकी नॉन जीरो है और वो क्या है, लैम्डा। तो हमने लेट करा लैम्डा इज नॉन जीरो एंड ए बी वी इक्वल टू लैम्डा वी, राइट। ए बी की एक आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और वो कैसी आइगन वैल्यू है, नॉन जीरो है। तो v क्या होगा, आइगन वेक्टर, और v भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। v भी आपका कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। मैंने क्या करा, दोनों तरफ b से प्रोडक्ट कर दी, यहां से मुझे क्या मिला, बी ए बी वी इक्वल टू बी लैम्डा वी। इसे लैम्डा बाहर लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, बी वी, और इसे आपने लिख दिया बी ए बी वी। ओके, अब यहां से देखो आप जरा, जब ए बी वी इक्वल टू लैम्डा वी है और लैम्डा क्या है, नॉन जीरो है, वी भी नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो होगा। यानी कि यहां से मुझे पता चला ए बी वी कैसा है, नॉन जीरो। तो इनमें से कोई भी डायरेक्ट जीरो तो पूरा हो ही नहीं सकता, और डायरेक्ट जीरो क्या, ए इंटू बी वी करूं तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो। यानी कि जो बी वी वेक्टर है वो भी मेरा कैसा होगा, नॉन जीरो होगा।
क्लियर है इतनी बात? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बी भी जीरो हो जाए और ए इंटू बी भी नॉन जीरो हो। यदि इन दोनों की प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो दोनों को नॉन जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो बी भी मेरा कैसा हुआ? नॉन जीरो। ये मुझे यहां से पता चला। अब देखिए इसका मैं क्या यूज करता हूँ, बी ए इंटू बी वी इक्वल टू लैम्डा बी, और जहां बी वी क्या है? नॉन जीरो, इसे मैंने मान लिया यू। ठीक है, बी वी इक्वल टू यू लेट कर लिया। तो यहां से क्या मिलता है मुझे? बी ए यू इक्वल टू लैम्डा यू, और ये क्या है? आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है कि बी ए की आइगन वैल्यू भी क्या हो गई? लैम्डा होगी, बट आइगन वेक्टर चेंज हो गया, क्या हुआ? u हो गया, और u किसके इक्वल है? b v के। u कैसा है? नॉन जीरो है, तो आइगन वेक्टर वैलिड भी है मेरा। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स है मेरी। ए मैट्रिक्स n क्रॉस m की है, बी मैट्रिक्स m क्रॉस n की है। तो इन दोनों के ऑर्डर मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल डिपेंडिंग ऑन n एंड m। तो यदि मैं ए बी और बी ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज की बात करूं तो वो दोनों की दोनों कैसी होंगी? सेम होंगी। कैसे? इस वाले रूल से। ओके, और जो जीरो वाली आइगन वैल्यू है वो कैसे मिलेगी आपको? देखिए, क्योंकि इसका ऑर्डर है n और इसका ऑर्डर m है। ठीक है, यदि आपने ये मान लिया कि n क्या है? बड़ा है या बराबर है m से, तो इसके पास ज्यादा आइगन वैल्यू होंगी, इसके पास कम आइगन वैल्यू होंगी। ठीक है, फिर दूसरी बात, जब n कैसा है? ग्रेटर देन m है, तो जो n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट जीरो भी होगा, यानी कि इसके पास आइगन वैल्यू जीरो भी होंगी। हो सकता है इसके पास भी हो, बट इसके पास तो कंफर्म है कि जरूरी होगा ही होगा। यदि इसकी रैंक m हो गई तो इसके पास तो एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं होगी, और जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू इसके पास होगी उतनी ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू ए बी के पास में होंगी। अब जो नेक्स्ट थ्योरम आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, वो इनकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उस पर है। प्रॉपर्टी नंबर 11, आपके पास ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स है इसी टाइप की, एन एम और एम क्रॉस एन, और आपने मान लिया कि जो एन है वो ग्रेटर है किससे? ग्रेटर देन इक्वल टू है एम से। ओके, तो वो लिखता है कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी टी इक्वल टू टी की पावर एन माइनस एम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए टी। अब ये भी जो मैंने बात कही कि जो ए बी है उसका ऑर्डर है एन, और जो बी ए है उसका ऑर्डर है एम, और एम छोटा है एन बड़ा है, यानी कि इसके पास एम आइगन वैल्यू मिलेंगी, इसके पास एन मिलेंगी। डिफरेंस कितना बच जाएगा? एन माइनस एम, और वो एन माइनस एम आइगन वैल्यू क्या होंगी? जीरो होंगी, क्योंकि नॉन जीरो तो दोनों की बराबर हो जाएंगी। तो यहां से टी की पावर एन माइनस एम जो डिफरेंस बचा है वे वाली आइगन वैल्यूज तो 100% इस मैट्रिक्स के लिए जीरो होनी ही है, बट जो बाकी हैं वो मुझे यहां से मिल जाएंगी डेल्टा बी ए टी। तो ये वाला रिजल्ट कैसे काम आता है कि यदि n इक्वल टू m हो गया, यानी कि a और b कैसी हो गई? n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, तो उनके जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैं वो दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर, क्योंकि n माइनस m जीरो हो जाएगा, t की पावर 0 1। तो यदि a और b n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उनके जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए बी का और बी ए का, दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। आइगन वेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, आइगन वेक्टर मैंने बताया है जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उनके लिए हम आइगन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ए बी के लिए आइगन वेक्टर पता है, तो बी ए के लिए बी इंटू बी वही आइगन वेक्टर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ओके, अभी जितना भी काम हमने मैट्रिक्स के लिए करा है इतना ही काम हम पैरेलली लीनियर ऑपरेटर के लिए कर सकते हैं कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू निकालनी है तो उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालिए, और फिर सारा का सारा काम लीनियर ऑपरेटर का कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे। जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स के लिए यही सारी की सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी 11 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं वो सारी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो आप इस तरह से उनका जो कंपोजिशन करके मैप बनाओगे उसके लिए भी उसकी प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हैं। कल वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायगोनलाइजेशन, क्योंकि अब टाइम पूरा हो चुका है और यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो बीच में रह जाएगा।
नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, किस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं होगी, और यदि मुझे केवल एक सिंपल ये चेक करना हो कि ये है या नहीं है, हाँ या ना वाला आंसर, तो फिर मैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का यूज करूंगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।